इंदौर शहर, एयरपोर्ट। काशी इंदौर पहुंच चुकी थी। आज पहली बार वो इंदौर आई थी। बनारस को छोड़ एक नए शहर में आना और एक नई जिंदगी को शुरू करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। राजेंद्र जी जैसे ही काशी को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। राजेंद्र जी उसे लेकर एक गाड़ी के पास आए। एक नौकर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो काशी के साथ वो उसमें बैठ गए। काशी उनके कंधे पर सर रख के बैठी थी और राजेंद्र जी उसके सर पर हाथ रख के बैठे थे। कुछ देर में गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आके रुकी। नौकर ने गेट खोला तो एक बहुत सुंदर सा महल था। हर तरफ बंदूक लिए बॉडीगार्ड खड़े थे और जैसे ही राजेंद्र जी की गाड़ी अंदर आई सब झुक के सलाम करने लगे। गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी। राजेंद्र जी बहुत संभाल के काशी का हाथ पकड़ के उसे उतार के अंदर ले आए। सब वहां काशी को जानते थे क्योंकि उसकी तस्वीर हर जगह थी, पर काशी के लिए ये सब नया था। यहाँ का माहौल, यहाँ के नौकर और बाकी सब कुछ भी। सारे नौकर आकर एक कतार में खड़े हो गए। राजेंद्र जी को देखकर सारे नौकर ने एक साथ उनसे कहा, प्रणाम राजा साहब। उन्होंने सारे नौकरों को नजरें उठाकर देखते हुए कहा, प्रणाम। हमारी राजकुमारी का कमरा तैयार कीजिए। आज से ये हमारे साथ रहेंगी। इनकी जरूरत का सारा सामान इनके कमरे में हो। फिर उन्होंने गर्ल सर्वेंट्स को देखते हुए कहा, और आप तीनों हर वक्त इनके साथ रहेंगी और ये जो कहें इन्हें ला के देंगी। ये कहते हुए वो बाकी सारे नौकरों को समझा रहे थे। काशी अपना सर झुका के सोफे पर बैठी थी। राजेंद्र जी उसके पास आए और उसे लेकर ऊपर बने एक बड़े से आलिशान कमरे में ले गए, जहां पर जरूरत की सारी चीजें थी। बड़ा सा बिस्तर था, उस पे बहुत सारे तकिए सलीके से रखे थे। चारों तरफ बिस्तर के गुलाबी रंग का नेट लगा था। राजेंद्र जी ने काशी को बिस्तर पर बैठा दिया और सारे नौकर वहां से चले गए। काशी, ये आपका कमरा है बेटा, अब आप यहाँ रहेंगी। ये कहते हुए वो उसके पास रखी चेयर पर बैठ गए, पर काशी शांत थी। काशी, जिंदगी को आगे बढ़ने दो मेरी बेटी। आनंद भी आपको इस तरह अगर देख रहा होगा तो कितनी तकलीफ हो रही होगी उसकी आत्मा को। मत दे खुद को इतना दुख मेरी बच्ची। राजेंद्र जी के इतना कहने पर काशी उनके सीने से लगकर रो पड़ी थी। उन्होंने काशी को शांत करा सुला दिया और खुद उसके कमरे से चले आए। वो काशी को उसके कमरे में सुला के जब नीचे आए तो एक बूढ़े से नौकर जिसका नाम रघु था, उन्होंने आगे आकर उनसे पूछा, साहेब, काशी बिटिया ऐसे यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? काका, आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए काशी को हम अपने साथ ले आए। इतना कह के राजेंद्र जी रो पड़े। इसके आगे कुछ भी कह पाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। काका ने उन्हें संभालते हुए कहा, साहेब, मृत्यु से कौन भाग पाया है? अब आपको खुद को संभालना है, क्योंकि अब काशी बिटिया आपकी जिम्मेदारी है। काशी बिटिया की शादी कब हुई? काका का ये सवाल सुन के राजेंद्र जी सोच में पड़ गए। काका, काशी की शादी के बारे में कोई नहीं पूछेगा और ना ही इस महल में कोई चर्चा होगी इस बारे में। वो जिस तरीके से यहाँ रहना चाहती है रहेंगे। राजेंद्र जी ने महल के सभी काम करने वालों को ये बात कहा और वहां से चले गए। राजस्थान, अभय का ऑफिस। अभय अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी राणा उसके केबिन में आते हुए बोला, हुकुम साहब, आप लंदन जा रहे हैं? उसने ये बात ऐसे पूछा था जैसे उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और ये सच भी था। जी हाँ, और कुछ महीने में अपना काम वहीं से करूंगा। इतना कह के उसने अपना लैपटॉप बंद किया और कोट पहनकर बाहर जाने लगा। राणा उसके पीछे चलने लगा और दोनों साथ में लिफ्ट में चले आए। राणा ने उसे ऐसे खामोश देखकर धीरे से कहा, हुकुम साहब, आपसे कुछ पूछें अगर आज्ञा हो तो? यही ना कि हमने काशी से शादी क्यों की, और करी तो ऐसे छोड़ क्यों दिया? अभय के ये बोलने पर राणा हैरान होकर उसे देखने लगा। राणा के कुछ न कहने पर उसने आगे कहना शुरू किया, राणा,
काशी हमारे निगाहों से होते हुए हमारे दिल में बस रही थी। तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर उन्हें ये पता चलता कि वो कमजोरी है हमारी, तो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए ये करना पड़ा। जहां भी होंगे वो सही सलामत होंगे। ये बोल अभय गाड़ी में बैठ गया और उसके साथ आगे की सीट पर राणा आकर बैठ गया। कुछ सोचकर राणा ने उससे पूछा, तो आप लंदन क्यों जा रहे हैं? अभय ने खिड़की से बाहर देखते हुए उससे कहा, क्योंकि यहां रहे तो कदमों को रोक नहीं पाएंगे हम। कुछ देर में अभय महल पहुंच चुका था और सामान पैक कर एयरपोर्ट चला गया। वो एयरपोर्ट पहुंचकर अपने प्लेन में बैठ के राजस्थान से निकल गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ कब वापस आएगा। 1 महीने बाद इंदौर शहर। काशी को इंदौर में रहते हुए 1 महीने हो चुके थे और इस बीच उसने खुद को संभाल भी लिया था। राजेंद्र जी को उसने अपनी शादी के बारे में सब बता दिया था। उन्होंने उसके फैसले का आदर किया और काशी जैसे रहना चाहती थी वैसे ही रहने दिया। इसलिए काशी ने अभय को तो नहीं, पर उसके नाम को, उसके नाम के सिंदूर को और मंगलसूत्र को अपने साथ जोड़ लिया था। उसने खुद को संभालते हुए राजेंद्र जी के साथ उनके ऑफिस का काम भी संभाल लिया था और साथ ही वो राजेंद्र जी का पूरा ख्याल रखती थी। राजेंद्र जी को भी जीने का एक जरिया मिल गया था और अब काशी भी उन्हें बाबा बोलती थी। काशी इस 1 महीने में अभय को भूली तो नहीं थी, पर खुद को उससे जोड़ी भी नहीं थी। अब वो हमेशा राजकुमारी के लिबास में रहती थी। राजस्थानी लिबास, मांग में सिंदूर, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और मांग राजस्थानी टीका, हाथों में भरी हुई चूड़ियां और पैरों में पायल। राजेंद्र जी ने काशी को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था, इसलिए उसे उसी परंपरा में रहने के लिए कहा था जिस तरह उनकी खानदान की लड़कियां रहती थी। आज राजेंद्र जी के एक बिजनेस पार्टनर अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में घर आ रहे थे। वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे, इसलिए इन दोनों के परिवार में काफी अच्छी दोस्ती थी। काशी भी अपने कामों में लगी हुई थी। छुट्टी का दिन था तो वो भी राजेंद्र जी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही थी। वो रसोई घर से बाहर आई तो देखा कि कुछ लोगों के साथ रघु काका अंदर आ रहे थे। उसने काका से पूछा, काका ये लोग कौन है? काका ने उन दोनों की तरफ देख के इशारा करते हुए कहा, बिटिया ये राजासा से मिलने आए हैं। विक्रम सिंह है, माधवगढ़ इन्हीं की रियासत है, और ये उनके बेटे विजय सिंह जी। हम अभी बाबा को बुला देते हैं, तब तक आप सब बैठिए। काका इन सब के लिए जलपान ले आइए। ये कहते हुए काशी ने अपने सर पर दुपट्टा लिया और राजासा को बुलाने चली गई। विजय उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो उसकी खूबसूरती देखकर कहीं खो सा गया था। काशी के खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे, राजस्थानी लिबास उस पे बहुत भा रहा था। काशी कुछ देर में राजेंद्र जी को बुला लाई। राजेंद्र जी आए तो विजय ने उनके पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहिए विजय, आप कब आए अमेरिका से? विजय ने उनके पास बैठते हुए कहा, जी अंकल बस 2 दिन हुए, पापा आ रहे थे तो सोचा कि मैं भी आ जाऊं और आपसे मिल लूं। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी काशी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। उसे सबसे मिलवाते हुए राजेंद्र जी ने कहा, इनसे मिलिए, ये काशी है, हमारी राजकुमारी। उन्होंने जब काशी का परिचय अपनी बेटी के रूप में कराया तो विक्रम सिंह और विजय थोड़ा हैरान थे। काशी दोनों को प्रणाम कर वहां से चली गई। विक्रम जी की सवालिया नजरों को देख के राजेंद्र जी समझ गए थे। आप ये सोच रहे हैं ना विक्रम कि ये हमारी बेटी कैसे? ये कहते हुए उन्होंने विक्रम की तरफ चाय का कप बढ़ा दिया। विक्रम जी ने चाय लेते हुए कहा, जी मैं यही सोच रहा था। तो राजेंद्र जी ने उन्हें सारी बात बता दी। विजय ने उनसे काशी के बारे में और जानने के लिए पूछा। काशी जी की शादी, इस पर राजा साहब ने कहा, उनकी शादी के बारे में हम उनसे कभी नहीं पूछते और ना ये हक हमने किसी और को दिया है। काशी इस शादी को निभाना चाहती हैं, इसलिए हम उनके फैसले की कदर कर रहे हैं। ये सब सुनकर विजय काशी के बारे में सोचने लगा। उसके बारे में जानकर इतना समझ गया था कि काशी एक बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। कुछ देर राजेंद्र जी से बात करके वो सब चले गए। विजय जाते जाते काशी को ही देख रहा था जो कोई काम कर रही थी।
विजय जा चुका था काशी को अपनी निगाहों में लेके, पर काशी इन सब से बेखबर थी। रात का वक्त, काशी का कमरा। काशी अपने कमरे में सो रही थी। उसे रह रह के सपने आ रहे थे। वो नींद में ही चीखने लगी। राजेंद्र जी भागते हुए अपने कमरे से उसके कमरे में आए और उसके सर पर हाथ रख उसे शांत करके सुला दिया। इस सपने के दर्द को हम समझ सकते हैं काशी, पर माफ कर दो, हम कुछ कर नहीं सकते। ये बोल उन्होंने सोती हुई काशी को देखा और बाहर जाकर एक नौकरानी को बुला के उसे काशी के पास रुकने का बोल के चले गए। अगली सुबह उठ के काशी मंदिर में पूजा करके राजेंद्र जी के लिए खुद नाश्ता बना रही थी कि तभी विजय महल में आया। काका उसे राजेंद्र जी के कमरे में ले गए। उन्हें देखकर विजय ने उनसे कहा, प्रणाम अंकल जी। उसकी आवाज सुन जब राजेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा तो वो हाथों में फूल लिए खड़ा था। उसे देखकर उन्होंने अखबार फोल्ड करके सामने टेबल पर रखते हुए कहा, आप आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? जी हाँ अंकल जी, बल्कि आज नहीं, मैं अब आपके साथ हर दिन ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि पापा जी का हुक्म है जो वो कल आपके सामने देकर गए हैं। ये बात विजय ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा था। तभी काशी राजेंद्र जी के कमरे में आते हुए बोली, बाबा चलिए नाश्ता लग गया है। उसे वहां देखकर विजय ने अपने साथ लाया हुआ फूलों का गुलदस्ता उसे देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, और ये प्यारा सा गुलाब प्यारी सी प्रिंसेस के लिए। उसके हाथ से गुलदस्ता लेते हुए उसने हैरानी से कहा, आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ प्रिंसेस, और सॉरी, अब आपको एक आदमी का नाश्ता एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं रोज यहाँ से अंकल जी के साथ ही ऑफिस जाऊंगा काम सीखने। विजय बस बेधड़क बोले जा रहा था। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था, हाँ, पर बोलता बहुत था। उसे सबका आदर सम्मान करना आता था। काशी को भी उसका ये स्वभाव अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अभी तो नीचे चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। काशी ने मुस्कुरा के बोला और सब लोग उसके साथ नीचे चले आए। राजेंद्र जी को भी विजय का स्वभाव अच्छा लगता था और वो चाहते थे कि काशी अभय को भूल के, इस जबरदस्ती के रिश्ते को भूल के आगे बढ़े। उन्हें विजय पसंद था और वो चाहते थे कि काशी भी पसंद करे उसे। सब नीचे आए और नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंच के विजय राजेंद्र जी के केबिन में चला गया। राजेंद्र जी ने उसे सारा काम समझा दिया। विजय काफी समझदार लड़का था, इसलिए हर चीज को अच्छे से समझ लेता था। विजय अब रोज घर आता और वहीं से ऑफिस जाता। काशी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर काशी ने उससे कुछ नहीं छुपाया, बस अपने पति के नाम के अलावा। विजय ने भी अपनी दोस्ती को एक मर्यादा में रखा। वो काशी का आदर करता था और हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की जद्दोजहद में लगा रहता। काशी को भी विजय के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। काशी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी तो थी, पर अभय के धोखे को आज भी अपने दिल में रखे हुए थी। आज भी वो सपने उसे रातों में परेशान करते थे। विजय उसकी जिंदगी में बहुत सी खुशियां लेके आया था, पर दोनों को ही अपनी मर्यादा का पता था। विजय के लिए काशी उसकी सबसे अच्छी दोस्त और प्रिंसेस थी। उसके लिए भी विजय सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त था। विजय अंदर आकर फूलों का गुलदस्ता लाकर उसे देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। काशी उसके हाथ से गुलदस्ता लेकर उसे टेबल पर रखते हुए बोली, आ गए आप? हाँ प्रिंसेस, और जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। ये बोलकर विजय खाने के टेबल के पास आ गया। काशी ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा, आप क्या यहाँ कुंवर साथ सिर्फ खाने आते हैं? वैसे आपको एक और बात बतानी थी। वो क्या है? वो ये कि आज हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, पापा के बिजनेस के काम के सिलसिले में, तो कुछ दिन आपको हम फोन पे परेशान करेंगे प्रिंसेस। ये बोल विजय नाश्ता करने लगा। काशी उदास तो थी, क्योंकि एक वही तो था जिससे वो खुल के बात करती थी। विजय ने नाश्ता किया और उसे बाय बोल के वहां से चला गया। काशी भी ऑफिस आई और काम देखने लगी। काम करते करते जब थक गई तो ऑफिस में बने ग्राउंड फ्लोर पर चली गई, जहां बच्चों का क्रेच था। काशी ने ऑफिस की जितनी भी महिला कर्मचारी थी, उनके बच्चों के लिए यहाँ क्रेच बनवाया था, ताकि वो अपना काम भी कर सकें और बच्चों के लिए परेशान भी ना हो। वो कुछ देर वहां रही और फिर शाम होते ही घर चली आई। घर आई तो राजेंद्र जी बैठे थे।
वो उनके पास आके बैठ गई। कुछ देर बातें की दोनों ने, फिर खाना खा के सोने चले गए। काशी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपने कमरे में लगा बड़ा सा शीशा खोला। सामने बड़ा सा बगीचा था। उसका कमरा अब नीचे की तरफ सबसे पीछे था। काशी बगीचे में आके टहलने लगी। उसने आंखें बंद की और खुद को अपनी ही बाहों में ले लिया। फिर उसने आसमान पर चमकते हुए चांद को देखते हुए कहा, 2 साल गुजर गए, अब तक तो आपने शादी कर ली होगी ना? आपको हमारी याद नहीं आती होगी ना? क्यों आएगी आखिर? ये शादी आपके लिए बस एक सौदा था, और सौदे याद कहाँ रहते हैं। कुछ देर बाद वो वापस अंदर आ गई। उसी वक्त राजस्थान एयरपोर्ट, रात का वक्त। एक प्लेन आकर एयरपोर्ट पर रुका। उसका दरवाजा खुला और उसमें से अभय बाहर आया। वो नीचे उतरा और राजस्थान की रात को पूरे 2 साल बाद देख रहा था। उसके बाहर आते ही सारे बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने और पीछे खड़े हो गए। राणा उसके पीछे था। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। अभय जाकर उसमें बैठ गया और सारी गाड़ियां चल दी। अभय बाहर राजस्थान की सन्नाटे भरी रात को देखते हुए अपने मन में बोला, 2 साल आपसे दूर थे, पता नहीं आप कैसी होंगी। शायद शादी कर ली हो आपने। इन 2 सालों में आपकी कोई भी खबर हमने अपने तक नहीं आने दी, पर यहां आते ही आप हमारे जहन में फिर उतर गई। पता नहीं कैसे रह पाएंगे हम यहाँ। अभय के दिल दिमाग में आज भी बस काशी थी। सुबह का वक्त, इंदौर। सुबह जब काशी कमरे से बाहर आई तो देखा आज राजेंद्र जी रोज की तरह हॉल में नहीं बैठे थे। उसने काका से पूछा, काका बाबा नहीं आए अभी तक? वो अपने कमरे में ही है क्या? काका ने काम करते हुए कहा, हाँ बिटिया, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये सुनकर काशी राजेंद्र जी के कमरे में गई तो देखा वो लेटे हुए थे। काशी अंदर आई और उनके सर को छूकर देखी तो हल्का हल्का बुखार अभी भी था। तभी राजेंद्र जी की आंखें खुल गई। वो उठ के बैठते हुए बोले, अरे आप, क्या हुआ? काशी ने परेशान होकर उन्हें डांटते हुए कहा, बाबा आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? अरे हल्का सा बुखार था बस, अब हम ठीक हैं देखो। वो काशी से बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मैनेजर वर्मा जी आ गए। सर, वो आज आपको राजस्थान जाना है प्रोजेक्ट के लिए। ये बोलकर वर्मा साहब हाथ बांध के खड़े हो गए। काशी ने उनकी तरफ देखकर कहा, बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं वर्मा जी, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तभी काका दलिया लेके अंदर आए। काशी उनके हाथ से दलिया लेके राजेंद्र जी के पास बैठ गई और उन्हें खिलाने लगी। वर्मा जी ने चिंता जताते हुए कहा, पर बिटिया हमें प्रोजेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। हम ठीक हैं हमारी राजकुमारी। राजेंद्र जी का इतना बोलना था कि काशी ने उन्हें घूर के देखा तो वो चुपचाप दलिया खाने लगे। काशी राजेंद्र जी को दलिया खिलाते हुए बोली, वर्मा जी हम चलेंगे आपके साथ। ये सुनकर राजेंद्र जी खुश होते हुए बोले, वर्मा जी बता दीजिए सबको आज वहां फोन करके कि हमारी राजकुमारी आ रही है हमारी जगह, और इनका ख्याल रखना आप, और आप अपना ख्याल रखिएगा। टाइम से दवा खा लेना है, खाना खाना है और आराम करना है बहुत सारा। काशी ने राजेंद्र जी को दवा देते हुए कहा और फिर तैयार होने चली गई। वो कुछ देर बाद तैयार होकर आई और राजेंद्र जी के पैर छूकर राजस्थान के लिए निकल गई। राजस्थान, अभय का ऑफिस। अभय लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, राणा उस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह इस बार हमें ही लेना है, चाहे जो हो जाए। हुकुम सा, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है। अभय और राणा को काम करते हुए शाम हो गई। राणा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हुकुम सा चलें, आपको आज होटल भी जाना है व्यवस्था देखने कल की मीटिंग के लिए। फिर वो दोनों ऑफिस से निकल गए। दूसरी तरफ काशी अपने कुछ लोगों के साथ और वर्मा जी के साथ राजस्थान पहुंच चुकी थी। वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ एयरपोर्ट से बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। काशी ने लैपटॉप में देखते हुए वर्मा जी से कहा, वर्मा जी आपने होटल तो बुक कर दिया है ना? हाँ बेटिया, वो तो पहले से ही था, राजासा के लिए कराया था, बस अब आप वहां रहेंगी। वर्मा जी इतना बोल के शांत हो गए। काशी भी अपना काम करने में लगी थी।
अभय की गाड़ी आकर बड़े से आलीशान होटल के सामने रुकी। होटल का नाम था एपीएस होटल। ये राजस्थान का सबसे मशहूर होटल था और यहाँ कमरा मिलना भाग्य माना जाता था, क्योंकि यहाँ कमरे खाली मिलते ही नहीं थे। चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, इस होटल में कमरा लेने के लिए 1 महीने पहले से ही बुकिंग कराना होता था। अभय की गाड़ी जैसे रुकी, एक नौकर ने जल्दी से आके दरवाजा खोला। अभय ने बाहर आकर अपना चश्मा निकाल के अपने जेब में रख लिया, कोट के एक बटन लगाया और अंदर बढ़ गया। सब उसे देख के खड़े हो गए और झुक के नमस्ते करने लगे। अभय सबको बैठने का इशारा करके अपने केबिन में आ गया और दूसरी तरफ काशी भी गाड़ी से आकर उसी होटल के सामने रुकी। काशी बाहर आई और वर्मा जी के साथ अंदर गई। बिटिया बैठो, हम बात करके आते हैं। ये बोल वर्मा जी चले गए। काशी वहीं सोफे पर बैठ गई। तभी वर्मा जी के साथ एक होटल का कर्मचारी आकर बोला, चलिए राजकुमारी जी। काशी सबके साथ चल पड़ी। बॉडीगार्ड वहीं नीचे खड़े रहे। होटल के नौकर ने जाकर रूम दिखाया और फिर वहां उसे छोड़कर वापस चला आया। वर्मा जी का कमरा भी बगल में था। काशी ने राजेंद्र जी को फोन किया। उनसे बात करने के बाद वो काम में लग गई। अभय भी अपना काम करके वहां से चला गया, पर आज उसे यहां से जाने में अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जैसे जैसे दूर जा रहा था, उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। काशी भी थकी थी तो सो गई। सुबह का वक्त, अभय के होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल। सारे बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ हॉल में बैठे थे। अभय जैसे ही हॉल में आया, सब खड़े हो गए और झुक के उसे नमस्कार किया। अभय भी आदर भाव के साथ हाथ जोड़ लिया और जाकर अपनी जगह पर बैठा ही था कि तभी उस प्रोजेक्ट के हेड सुरेश महलावत जी आए और अभय को देखकर बोले, खंबागड़ी हुकुम सा। अभय ने आंखों से इशारा करके जवाब दिया, आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। और एक समाचार ये भी है कि राजा राजेंद्र सिसोदिया जी नहीं आ सके, इसलिए उनकी बेटी यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। तो मिलिए राजकुमारी काशी प्रताप सिंह से। महलावत जी के इतना कहते ही काशी वर्मा जी के साथ अंदर आई। अभय उसका नाम सुनकर सर उठा के हैरानी से देखने लगा। काशी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही थी। शांत करते हुए उसने फोन उठाया।